हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और ऑब्वियसली मैं अगर लेके आया हूं आपके सामने रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियो, रिवीजन क्लास, रैपिड रिवीजन, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को पूरी कोशिश करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ 30 to 35 मिनट में रिवाइज करा दूं। और अगर आपने इसके पहले के 2 चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट के रिवीजन एंड वन शॉट नहीं देखे हैं तो प्लीज रेफर करिए, उसको देखिए और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाइए। तो चलो दोस्त चलते हैं। सबसे पहली बात कहता है, चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर ये मेटल नॉन मेटल आए कहां से, है ना। सबसे पहला सवाल क्या आता है कि ये मेटल नॉन मेटल सर आए कहां से। तो ऑब्वियसली मेरे लाल, मैटर मतलब ऐसा कुछ भी आपके पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में जिसके पास अपना मास हो, जिसको कहीं रखूं तो वो स्पेस ऑक्युपाई कर सके और जिसको हम फील कर सकें थ्रू द सेंस ऑर्गन, हम उसी को क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्योर, इम्प्योर। इम्प्योर हिस्से को बोलते हैं मिक्सचर, वो फर्दर डिवाइड होता है होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस में। प्योर वाला जो हिस्सा है ना प्यारे बच्चों, उसको हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। किसमें? एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक, देखो अभी मैं एलिमेंट और कंपाउंड डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, रैपिड ऑब्वियसली वीडियो है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता भी होगा। जो फर्दर एलिमेंट हैं वही डिवाइड होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड और नोबल गैसेस में। तो ये जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल वाला, ये आया कहां से? सबसे पहले अगर सवाल आपके दिमाग में आया हो तो कहता है कि मैटर को कैटेगराइज किया गया था प्योर, इम्प्योर में। प्योर फर्दर कैटेगराइज हुआ था एलिमेंट एंड कंपाउंड में। और ये जो मैटर, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड, नोबल गैस हैं, दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर। ठीक है, कहता है हमें अपने चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस पढ़ना है। किन किन बेसिस पे? पहला कर रहा है कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करेगा कि नहीं। दूसरा डक्टिलिटी, वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। मैलिबिलिटी, पतले शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। लश्यरस, साइन प्रोड्यूस करता है कि नहीं। सोनैरिटी, हैमर से स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस करता है कि नहीं। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, ज्यादा है या कम है के बारे में बात करेंगे। फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में मिलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। हार्डनेस, भाई अपना हार्डिश है कि नहीं, मतलब स्ट्रांग है या वीक है, उस बेसिस पे। फिर कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कम होगा। हम इस बेसिस पे बात करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। चलिए कम ऑन, मेरे साथ आइए फटाफट। सबसे पहला पॉइंट कहता है कंडक्शन। क्या लग रहा है सर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एक तरफ आयरन का रॉड पकड़िए, दूसरी तरफ से आपको हीट किया जाए, आप जल जाओगे, यस सर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी टच कराए, आप हिले डुलोगे, अरे सर कंफर्म मिलेंगे, हाँ मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। और नॉन मेटल में क्या होता है, बैड कंडक्टर। डक्टाइल की बात करें तो हाँ सर, हमने एल्यूमिनियम के वायर देखे हैं, आयरन के वायर देखे हैं, सिल्वर के वायर देखे हैं। इसका मतलब मेटल्स आर डक्टाइल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। मैलिएबल, सर पतली शीट के फॉर्म में, हाँ सर हमने एल्यूमिनियम फॉयल सुना है, हमने गोल्ड फॉयल सुना है, हमने सिल्वर फॉयल सुना है, मिठाइयों पे लगा हुआ। सर ऑब्वियसली ये भी यूज, मतलब मेटल्स आर मैलिएबल। और भैया जी वो लोग क्या है, नॉन मैलिएबल। कोई भी मेटल वो क्या करता है, साइन करता है, चमकता है। लश्यरस इन नेचर, हाँ सर हमने सीखा है। तो मेटल हो गए लश्यरस और नॉन मेटल क्या हो गए, नॉन लश्यरस। ठीक, सोनैरिटी की बात करें तो मेटल पे स्ट्राइक करा जाकर हैमर से, पहले याद करिए स्कूल में बेल बजती थी, लोहे वाला होता था, उस पर टन मारते थे, आवाज आती थी, तो ऑब्वियसली दे आर सोनरस। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनरस। अब जो सॉलिड स्टेट में है मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड, हार्ड सॉलिड होते हैं, हार्ड सॉलिड। तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, नॉन मेटल से क्या होती है, कम। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, इधर क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड या गैस, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो भैया जी अभी मैंने बोला ही, ये सब सॉलिड हैं, ये सब सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड या गैस हैं। हार्डनेस, ये हार्ड है तो ये सॉफ्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दो जो सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही होगा ना। तो कहता है मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, कम। ये मैंने क्या रखा, आपको लग रहा होगा सर बहुत तेज चल रहे थे, सर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, डोंट वरी दोस्त, मैंने बोला ना इसको देखने के बाद भी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है आपसे, मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है इन अर्थ क्रस्ट, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। और मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है इन अर्थ क्रस्ट, वो क्या है, ऑक्सीजन। अब मेरे लाल कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियसली मेटल और नॉन मेटल के हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए सहेज के रखा हुआ है। जो मैंने बोला वो आपके सामने है, एक बार जल्दी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कंडक्टर है, बैड है, डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल है। जितनी बातें मैंने आपके साथ की वो यहां लिखी हुई हैं। अगला सवाल जो मैंने अभी आपसे बोला कि कुछ एक्सेप्शंस हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असर्शन रीजन एंड एमसीक्यूज, है ना, पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए,
कह रहा सारे अल्कली मेटल वैसे क्या होता है, हार्ड होते हैं, मैंने बोला था, लेकिन कुछ अल्कली मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हम उनको कट कर सकते हैं विद द नाइफ। दूसरा कह रहा है सारे मेटल, आपने बोला था सर सॉलिड होते हैं, मरकरी देखो क्या लिखा है, लिक्विड स्टेट में होता है। तीसरा कह रहा है लेड एंड मरकरी, सारे आपने मेटल बोला दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एक्सेप्शन है क्या, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहा है अगले पॉइंट ध्यान से देखिए, कह रहा है मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है मेटल हल्का सा टेम्परेचर में चेंज करो तो उनके शेप में चेंज नहीं होगा, उनका जो शेप है नहीं बदलेगा, लेकिन कह रहा है मरकरी एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट, हमने क्या पढ़ा, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। देखिए गैलियम और सीजियम का क्या है, कम है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा करो भाई लोग उड़ने लगेंगे, बॉयल वेपोराइज हो जाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस किससे रिलेटेड थे, मेटल वाले। देखिए समझिए, मेटल की सारी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी वो मोस्टली वालों की थी, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े एक्सेप्शनल हैं, वो देखो मैंने रख दिया यहाँ पे येलो से डिस्टिंग्विश कर दिया। अब आते हैं नॉन मेटल में, कि वैसे तो आपने पढ़ा है कि नॉन लश्चरस होते हैं नॉन मेटल, बट आयोडीन और डायमंड है ना, आयोडीन, डायमंड, ये सब लश्चरस है दोस्त। फिर कह रहा है कि वैसे तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड की बात करें है ना, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और डायमंड कंडक्ट करता है हीट नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखेगा, डायमंड हीट को कंडक्ट करता है। कह रहा है कार्बन इकलौता नॉन मेटल है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब डक्टिलिटी वाला नेचर भी शो कर पा रहा है। ठीक है, वैसे नहीं करते थे नॉन मेटल्स, आपने अभी सीखा था। कह रहा है वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या मतलब, वैसे तो आपने बोला था सर कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट सॉलिड है ना, तो कह रहा है वन नॉन मेटल ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ठीक है, ये तो एक्सेप्शन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी हुई। और कह रहा है कि सीजियम और गैलियम को अगर छोड़ दिया जाए तब की बात है, सबकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन सीजियम और गैलियम का क्या होता है, कम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है प्यारे बच्चे, प्लीज आप फोकस करेंगे। अब बात आती है कुछ गैसेज और उनके स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बड़ा आता है कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ये गैस है, कौन से स्टेट में है, फटाक क्रॉस चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस स्टेट में मिलता है, नाइट्रोजन गैस स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन नेचुरली गैसेस स्टेट में मिलता है, फ्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलता है, क्लोरीन गैसेस स्टेट में मिलता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट, ध्यान रखिएगा, आयोडीन सॉलिड स्टेट है ना, आपने पढ़ा I2 Br2 ये सब गैस, लेकिन नेचुरली ये किसमें मिल रहा है, ब्रोमीन वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है पहले, लेकिन जो यहां पढ़ा जा सकता है फटाक से निपटाते हैं। कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात करते हैं, याद करो मेटल के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 1 2 3, और नॉन मेटल में सर 4 5 6 7। लो भैया पहली बात आती है तुम्हारी, मेटल के आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल के आउटर में 4 5 6 7। ऑब्वियसली जिसके आउटर में 1 2 3 है वो डोनेट करेगा, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये अगली पॉइंट भी उसी से रिलेट हो गई कि वो डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्साइड टाइप की बात करूं तो दोस्त बड़ा सिंपल है और इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है मेटल जब ऑक्सीजन के गले मिलेगा मतलब ऑक्साइड बनाएगा, तो वो ऑक्साइड बेसिक भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी। वैसे ही नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका ऑक्साइड क्या हो सकता है, एसिडिक भी और न्यूट्रल भी। अब कौन एसिडिक कौन न्यूट्रल, बस मैं आ रहा हूं थोड़ी देर बाद, उसी रिएक्शंस पे आ रहा हूं, डोंट वरी। कह रहा कोरोसिव नेचर की बात करें तो मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं एयर, मॉइस्चर, वाटर और एसिड के प्रेजेंस में, नॉन मेटल नहीं होते, तो मतलब ये कोरोसिव है और वो कैसे है, नॉन कोरोसिव। टाइप ऑफ आयन की बात करें तो कंफर्म है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैटायन बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, एनायन। रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा प्यारे बच्चों दैट्स बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मेटल्स हैं दे बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, और जो नॉन मेटल हैं दे आर बिहेव लाइक द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको लग रहा होगा सर रैपिड रिवीजन में है, आप 30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मेरे को समझ में नहीं आई, तो दो तरीका है दोस्त समझने का। पहला, आप जाए वन शॉट पे पहुंचे, इसी चैप्टर का वन शॉट भी ऑलरेडी आपके पास मिल जाएगा, अपलोडेड, आप देख सकते हैं, वहां से आपके लिए रखा गया है कि आप सीखें, तो वहां से पहुंचे। वैसे तो उम्मीद करता हूं 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब भी अगर कुछ डाउट हो जाए तो दोस्त कमेंट बॉक्स में खुला है ना, आप रखो ना अपनी समस्या, आता हूं आपके लिए यार, जी जान हाजिर है, ऐसी कौन सी बात है। चलो जल्दी करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस को लेके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ है जहां पे रिएक्शन है दोस्त, तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला कह रहा है रिएक्शन विद वाटर। अब थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मैं वाटर से रिएक्शन करूं, मतलब मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो दो तरीके से रिएक्शन हो सकता है। इट मे बी कि मैं वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाऊं,
या ये भी हो सकता है कि मैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाऊं, हाइड्रोक्साइड। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है मैं वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाऊं ऑक्साइड, या हो सकता है दोस्त मैं वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाऊं हाइड्रोक्साइड। अब सवाल यह है कि सर कौन बनाएगा ऑक्साइड और कौन बनाएगा हाइड्रोक्साइड। और एक और अच्छा सवाल है कि कहीं कहीं हम देखते हैं सर वाटर लिखा होता है कोल्ड, कहीं कहीं हम देखते हैं सर वाटर लिखा होता है हॉट, और कहीं कहीं हमने देखा है सर वाटर लिखा होता है स्टीम। सर इसका क्या चक्कर है, ये भी अपडेट करिए। तो फटाक से मेरी बात सुनिए, फटाक आपको अपडेट करता हूं। कह रहा है कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, है ना, Li, Na, K, ये सब जो भाई हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेगा। तो वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और ध्यान रखना, और बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं जो हाईली रिएक्टिव मेटल है दे कंबाइंड विद कोल्ड वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। थोड़ा और नीचे आते हैं, जैसे से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होगी ना। फिर हम पहुंचे मैग्नीशियम वाले भैया के पास। तो मैग्नीशियम वाले भैया के कह रहा है कि वो रिएक्शन करते हैं हॉट वाटर के साथ, और वो ऑक्साइड भी बना सकते हैं और हाइड्रोक्साइड्स भी। तो हम अभी रिलेट कर रहे हैं, वो फिर बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। उसके बाद के जो है ना Al, Fe, Zn, ये सब रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ दोस्त, और बनाते हैं ऑक्साइड। मतलब क्या सीखा आपने, सीखा ये कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वो बनाएंगे अपना हाइड्रोक्साइड और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। जो हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे वो बनाएंगे ऑक्साइड और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। Mg के पास भोकाल है, वो हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, वो ऑक्साइड्स भी बना सकता है। क्लियर हुआ। तो कौन किस टाइप के वाटर से रिएक्शन करेगा ये भी क्लियर हो गया, और वो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड ये भी क्लियर हो गया। ध्यान से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कहानी है जो यहां मैं अभी आपके लिए ब्रैकेट बना रहा हूं। ये पता नहीं होगा रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक। और इन सब में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब Fe कंबाइन करता है H2O के साथ तो वो बनाता है Fe3O4 प्लस H2। प्लीज इसकी बैलेंसिंग देख लेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस ऑक्साइड का नाम क्रॉस चेक कर लेंगे। वाटर तो होता ही है दोस्त स्टीम के फॉर्म में, आयरन भी कैसा होता है, रेड हॉट। कैसा होता है, रेड हॉट। ये बातें आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एकदम गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट है, एकदम किसी हाल में ये मिस नहीं होना चाहिए। इसकी बैलेंसिंग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रिवर्सिबल नेचर है, आयरन खुद रेड हॉट है, स्टीम के साथ रिएक्ट होके कौन सा बन रहा है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड या ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड। कम ऑन, ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड या फेरसोफेरिक ऑक्साइड, एक बार मन में बोल लीजिएगा, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाफट। आपने बोला सर आपने एक वर्ड यूज किया रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, हमें तो नहीं पता है। पता है दोस्त, एक बार क्रॉस चेक कर लो जल्दी से। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती है। तो मैं कह रहा था जो स्टार्टिंग वाले भैया हैं KNaCl, ये रिएक्शन कर जाएंगे कोल्ड वाटर के साथ, क्योंकि भाई साहब ज्यादा ही रिएक्टिव हैं। मैग्नीशियम वाले भैया को क्या चाहिए, हॉट वाटर। यहां वाले भैया को क्या चाहिए, स्टीम। क्या चाहिए, स्टीम। ठीक, समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यही बात मैंने एक्सप्लेन की थी। अब कहता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। तो अभी मैंने बोला कि जब मेटल रिएक्शन, अच्छा आपने बोला होगा सर मेटल का तो आपने वाटर के साथ बता दिया, नॉन मेटल रिएक्शन ही नहीं करता दोस्त। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कुछ लोग करते हैं, आपको नहीं पढ़ना है तो जाओ, ऐसी ऐसा दोस्त। अब आते हैं दूसरी कहानी में कि सर जब मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। जल्दी से मेरी बात सुनो। मेटल ऑक्सीजन के साथ गले मिलेगा, बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ गले मिलेगा, बनाएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली होते हैं बेसिक, कुछ लोग होते हैं एम्फोटेरिक। बस कुछ लोग को पकड़ लो, काम बन गया। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये तीन ऑक्साइड्स क्या हैं दोस्त, एम्फोटेरिक। इसके अलावा जो भी मिले समझ लेना वो बेसिक है। फिर से कौन से एम्फोटेरिक हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। जिंक मतलब ZnO, एल्यूमिनियम मतलब Al2O3, लेड मतलब PbO। ये तीन क्या है, एम्फोटेरिक। बाकी लोग क्या है, बेसिक। किसकी बात हो रही है, मेटल के ऑक्साइड की। हो गया काम खत्म। वैसे ही जब नॉन मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तब तो सर मोस्टली होंगे एसिडिक, कुछ होंगे न्यूट्रल। बस फिर से कुछ पकड़ लो, कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कौन सा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, कौन सा NO हो गया, H2O हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब क्या है, न्यूट्रल। इनके अलावा जो बच रहे हैं वो आपके लिए क्या हो गए, एसिडिक। हो गया काम आसान भाई। मेटल का ऑक्साइड बेसिक एंड एम्फोटेरिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक एंड न्यूट्रल। फटाफट क्रॉस चेक कर लीजिए। कह रहा है जैसे मेटल ने कंबाइन किया, जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कॉपर का ऑक्साइड बना लिया, क्या नेचर होगा सर, ये जिंक, एल्यूमिनियम, लेड से मैच नहीं कर रहा। दैट मींस ये क्या होगा, बेसिक। ठीक, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वाले जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये मैं बता चुका हूं, ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। एम्फोटेरिक पता है क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ भी। मतलब जैसे मान लो मैं हूं Al2O3, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आप जब मेरे को ना किसी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो मैं बेस की तरह बिहेव करूंगा, और एसिड और बेस मिलकर बना लेंगे सॉल्ट।
और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये बात रखी गई है कि ऐसी कोई रिएक्शन लिख के दिखाइए कि जिसमें ये एसिडिक और बेसिक दोनों अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहा हो। तो अगर मैं बेस के साथ हूं तो मैं एसिड बन जाऊंगा, मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा मैं बेस बन जाऊंगा। यही है एम्फोटेरिक बिहेवियर, है ना, यही क्या है एम्फोटेरिक बिहेवियर। प्लीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये देखिए Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो भी बनाता है सॉल्ट, तो भी ये क्या बना रहा है, सॉल्ट। और जब यही Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों तब भी बना रहा है सॉल्ट। NaOH बेस तभी हो गया एसिड, HCl एसिड तो भैया जी क्या हो गए, बेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज मेक श्योर एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, मेक अ पॉइंट कि ये एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है ना, कि कंफर्म करिए कि ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो आपने 2 रिएक्शन लिख के कंफर्म करना पड़ेगा कि देखिए सर जब एसिड के साथ भाई गले मिला तो बेस की तरह मिला, बेस के साथ मिला तो एसिड की तरह मिला, और इसीलिए इसके बाद डुअल कैरेक्टर है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। टेरिक मतलब बिहेवियर, एम्फो मतलब डुअल बिहेवियर है भाई पास, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, ठीक। नॉन मेटल कह रहा है एसिडिक न्यूट्रल होंगे, मैंने आपको एग्जांपल क्लियर कर दिया है। ठीक, कह रहा रिएक्शन ऑफ द मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा मेटल का तब क्या बनता है। तो आपने कई बार पढ़ा है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है बनाता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। कम ऑन, जब रिएक्शन होगा मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट, ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट एसिड से, तो बनेगा सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। सर कौन से मेटल, सब H के ऊपर वाले। अभी आपने मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज देखा था, उसमें जितने भी H के ऊपर हैं भाई लोग रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे सॉल्ट और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता, नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता। ये कौन से मेटल हैं, अबव हाइड्रोजन इन मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज बताया था मैंने अभी आपको। ठीक, एक लोचा है बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सर आपने बोला डाइल्यूट एसिड, सारे एसिड के साथ, सर डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हाँ भैया एकदम सही जा रहे हैं आप, है ना। अब मैंने बोला डाइल्यूट HCl के साथ, हाँ भैया एकदम सही जा रहे हैं आप। लेकिन दोस्त जैसे मैं कहता हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, अब आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। कहता है डाइल्यूट HNO3 मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल हैं सबके साथ रिएक्शन नहीं करके बनाता सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सिर्फ दो लोग, मैग्नीशियम मैग्नीज, बोलो मेरे साथ, मैग्नीशियम और मैग्नीज, सिर्फ 2 ही लोग के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3, वो भी नहीं, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3, और बनाता है सॉल्ट, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो H2SO4 के साथ H के ऊपर के सभी लोग कर रहे हैं रिएक्शन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। HCl के साथ H के ऊपर, मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में H के ऊपर वाले सभी लोग रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लेकिन प्यारे बच्चों H के ऊपर वाले सभी लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके नहीं बना रहे हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सिर्फ 2 लोग, और वो भी वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में। जब HNO3 होगा तब क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा तो फिर बाकी लोग, मतलब बाकी अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये नाइट्रोजन के ही कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पूछता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों 2 ही लोग के साथ कर रहा है बाकी के साथ नहीं, क्योंकि भाई साहब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाईली वोलाटाइल। कम ऑन, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाईली वोलाटाइल। ठीक रहेगा, क्लियर रहेगा, बढ़िया, मेरी बात समझ में आ गई। वही बातें यहां पे रखी हैं आपके लिए, फटाक से क्रॉस चेक करिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, अब कह रहा है जब रिएक्शन मेटल का नॉन मेटल के साथ होगा, तो यार बड़ा सिंपल है ना, मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, अरे सर ये तो आयनिक बॉन्ड बनता है। याद रखिए जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होगा बॉन्ड कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है प्यारे बच्चों, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कितना, जिससे वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब क्या, उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मतलब क्या, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। डुप्लेट मतलब क्या, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कौन डुप्लेट फॉलो करता है, वही हाइड्रोजन और कभी कभार लिथियम, है ना, सिर्फ। बाकी सभी लोग ऑक्टेट की रेस में है, सब चाहते हैं कि मेरे आउटर में 8 हो जाए, सब चाहते हैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाए। बस उसी बेसिस पे आप काम करेंगे तो आपको दिख जाएगा अपने आप कि कितना इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट कर रहा होगा और कितना नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो मेटल और नॉन मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों, उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स पढ़ा है आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए सोडियम के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन था, अगर वो 1 डोनेट कर दे, देखो ये था 281, अगर ये 1 डोनेट कर दे तो आउटर में क्या बचेगा, 8 स्टेबल। क्लोरीन के आउटर में क्या था, 287, ये 7 था।
भाई नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, अभी आपने सीखा है, तो कितना एक्सेप्ट कर ले कि ये भी 8 हो जाए 1, तो बस तो हो तो गया काम। भाई ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इधर वाले भैया ने एक्सेप्ट कर लिया, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, आप दोनों स्टेबल हो गए। यही आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है। आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में भी पूछी जाती हैं। क्या? पहला पॉइंट फिजिकल नेचर की बात कह रहा है, तो अभी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब जो भी कंपाउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब सॉलिड। तो पहला कह रहा है कि भैया लोग क्या है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली जो सॉलिड है उसको तोड़ने में, मेल्ट या बॉयल करने में ज्यादा हीट लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा दोस्त, तो कह रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरा कह रहा है सॉलिबिलिटी, तो याद रखिएगा लाइक डिजॉल्व लाइक। हेलो, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर आप आयनिक है तो आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड में क्या है, प्लस माइनस है, मतलब पोलर। तो पोलर कहां डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। इन शॉर्ट समझना, हर बात में एक लाइन है, हर लाइन में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसका मतलब क्या कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, और वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा। इसका मतलब एक और बात समझ लो, एक यूनिवर्सल लाइन समझ लो, आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होंगे, है ना। आयनिक कंपाउंड मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक में नहीं होगा। बढ़िया है, बेस्ट है। इसका उल्टा है कोवेलेंट कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक में नहीं होते जनरली। ठीक, क्लियर है। तो तीसरा है सॉल्बिलिटी को लेके। एंड फोर्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको अच्छे से पता है दोस्त कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो चाहिए इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए आयंस। अगर मैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूं तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मोल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूं तो हमें चाहिए आयंस। भाई लोग क्या है, बने ही हैं आयन से। तो अब 2 आयन से बने हैं, बस ये आयन कैसे भी फ्री हो जाए, मतलब मेल्ट कर दो या पानी में डिसॉल्व कर दो। अरे भाई साहब से अच्छा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता। तो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दोस्त इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पे, है ना, कि रिएक्शन अगर, अच्छा चलिए एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। कह रहा है मेटल जब रिएक्शन करेगा सॉल्ट के साथ तब क्या होगा। तो दोस्त ये तो आप जानते ही हो ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक मेटल है, उसको रिएक्शन करा रहे हैं किसी सॉल्ट के साथ, तो उसमें भी एक मेटल होगा, और अगर ये हाईली रिएक्टिव हुआ तो इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, अपना सॉल्ट बना लेगा और मेटल भी अलग हो जाएगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ करेगा। कैसे करेगा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड से। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को, बस बात खत्म। एग्जांपल देखो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, फटाक से देखो। Fe ने CuSO4 से रिएक्शन किया, Fe तो हाईली रिएक्टिव है, अभी आपने पढ़ा था, तो बस ठीक है, Fe कंटाम मारेगा कॉपर को और बना लेगा अपना कंपाउंड FeSO4, कॉपर गलटी। दूसरा कह रहा है कॉपर ने रिएक्शन किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। हाँ, अभी तो पढ़ा मेटल एक्टिविटी सीरीज में, तो भाई उसको भी डिस्प्लेस करेगा। Ag गायब, Cu लग गया, बन गया CuNO3 और Ag, ठीक, Ag निकल गया। इससे रिलेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देखूं आपको, आपने पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर में कितना तैयार किया। आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे FeSO4 और CuNO3 का कलर क्या होता है। अभी देखता हूं कितने लोगों को याद है FeSO4 और CuSO4 का कलर क्या है। ये रिएक्शन सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। इसका कलर क्या है, ऑब्जर्वेशनल जब डिफरेंसेस में आएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या ऑब्जर्वेशन है। तो मैं अभी क्रॉस चेक करता हूं कितने लोगों को पता है। आप मेरे को FeSO4 का कलर और CuNO3 का कलर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। देखता हूं कितना बढ़िया से तैयारी, कितना बढ़िया से केमिस्ट्री में मचा रहे हो तुम, है ना। चलो मैं वेट करूंगा आपका, देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। अब आते हैं कहानी में, मेटल के अकरेंस की बात करें तो दोस्त जो भी मेटल है आपके मेटल एक्टिविटी सीरीज वाले, जो मोस्टली मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री स्टेट में है ना, मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है, एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में है, अर्थ में एटमॉस्फेयर में फ्री। कुछ लोग कंबाइंड स्टेट में है, भाई जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो हवा के साथ, पानी के साथ कंबाइन कर ले रहा है ना। तो आपसे पूछता है कि फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल मिलते हैं, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे वाले लोग कौन कौन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। सिल्वर को भी हटाओ, गोल्ड एंड प्लैटिनम बोलो सीधे सीधे। कौन कौन से फ्री स्टेट में है या हाईली अनरिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है नेचर में, गोल्ड और प्लैटिनम। और जो ऑब्वियसली ऊपर वाले हैं तो वो तो मचा ही रहे हैं, भाई हाईली रिएक्टिव है बेटा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कर रहे हैं, वो फ्री स्टेट में मिल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं अकरेंस ऑफ द मेटल की। तो अब ये मैंने क्या बोला आपसे कि मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो कहां से मिलते हैं, अर्थ में से मिलते हैं। और अर्थ में से मिलते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको एक नाम देते हैं, हम उनको नाम देते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं, मिनरल। अच्छा अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूं मुझे जो भी अर्थ में मेटल उनको निकालना है, अर्थ से निकालना है, और मैंने अभी बोला वो किस में मिलते होंगे, मिनरल्स में मिलते होंगे। तो मिनरल से मेटल को निकाल लेना, एक्चुअली ओर्स से मेटल को निकालने में जितनी प्रोसेस आप यूज करोगे, है ना, साफ सफाई, धुलाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, रिडक्शन, जो भी आप यूज करोगे, वो सारी प्रोसेस को एक साथ बोलते हैं मेटलर्जी।
है ना, क्या कहता है, द ब्रांच ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। उनको निकालना, उनको साफ सफाई करना, ये जो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है उसी का नाम है मेटलर्जी। मतलब मैं कह सकता हूं ऑल द प्रोसेस इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटलर्जी। कुछ कॉमन टर्म जल्दी से ध्यान सुनो। पहला कॉमन टर्म क्या है? पहला कॉमन टर्म क्या है प्यारे बच्चे? मिनरल, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ से ऑब्टेन किए जाएं और उनमें मेटल हो। ध्यान से मुझको सुनना प्लीज। दूसरा क्या है? ओर्स, ऐसे मिनरल जिनसे ओर्स, ऐसे मिनरल को हम ओर्स बोलते हैं जिनसे मेटल को निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली। हेलो हेलो हेलो, मैंने बोला वो सारे सब्सटेंस जो अर्थ से ऑब्टेन्ड हो उसमें मेटल हो, मिनरल है। लेकिन ऐसे मिनरल जिसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं ओर्स। कम ऑन, क्या बोलते हैं? ओर्स। 4 तरीके के ओर्स होते हैं, ऑक्साइड, हैलाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। कम ऑन, ऑक्साइड, हैलाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। वन मोर टाइम्स, कम ऑन, ऑक्साइड, हैलाइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। नाम सही लग रहा है। ऑक्साइड मतलब फॉर्मूले में O होगा, हैलाइड फॉर्मूले में हैलोजन होगा, कार्बोनेट फॉर्मूले में CO3 होगा, और क्या था? सल्फाइड फॉर्मूले में S होगा। 4 ही तरीके के होते हैं, सो डोंट वरी। ठीक, फिर कहता है कि अगर आपने अर्थ से निकाला है ओर्स को तो उसके साथ कुछ अर्दी इंप्योरिटीज होंगी, अर्थ वाली इंप्योरिटीज, कीचड़ होगा, पत्थर हो सकता है, बालू हो सकता है, मिट्टी हो सकती है ना, अर्दी इंप्योरिटीज होंगी, उन्हीं को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। अब उस गैंग को हटाने के लिए जो मिलाते हैं, फ्लक्स। हेलो, गैंग को रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त? फ्लक्स। और गैंग और फ्लक्स जब गले मिल लेते तब क्या बनता है? स्लैग। कुछ कॉमन टर्म समझिए, मिनरल, ओर के टाइप्स, है ना। गैंग क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, स्लैग क्या हो गया, समझ गए? बहुत बढ़िया। कुछ और सीखो। कह रहा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है? कह रहा ओर्स को इनरिच कर दो, ओर्स का ज्यादा उसमें समझ में आने लगे तो इंप्योरिटी हटा दो, वही है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स भी इस टर्म को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ओर्स में से गैंग को हटा देना इज नोन एज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब 2 और टर्म आपने, मिनरल सीखा, ओर्स सीखा, उनके टाइप सीखे, गैंग सीखा, फ्लक्स सीखा, स्लैग सीखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स जान गए क्या होता है। अब 2 वर्ड और। रोस्टिंग कहता है जब अपने ओर्स को हाई टेम्परेचर पे हीट करिए इन सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ढेर सारा एयर के प्रेजेंस में, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। जो लोग रोस्टेड नॉनवेज बड़े शौकीन आदमी होंगे उनको याद होगा, हवा में से टंगा रहता है, नीचे से आग लगी रहती है, बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, एटमॉस्फेरिक ओपन होता है ना। तो बस वही यहां भी कह रहा है दोस्त। क्या कह रहा है कि जब हम बर्निंग ऑफ ओर्स करें एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ ढेर सारा ऑक्सीजन, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। ये देखिए सल्फाइड ओर, फेंक के मारा ढेर सारा ऑक्सीजन। अब बहुत ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन एक बार गले सल्फर के साथ भी मिला, एक बार गले जिंक के साथ भी मिला। जब जिंक के साथ O मिला तो बनाया ZnO, सल्फर के साथ मिला तो बनाया SO2। फिर से इंपॉर्टेंट, रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है? SO2। किसकी करते हैं? सल्फाइड ओर्स की। बनता क्या है? ऑक्साइड। कम ऑन, अगला देखिए। अगला कह रहा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में कहता है ओर्स को बर्न करना है हाई टेम्परेचर पे, बट लिमिटेड एयर हो या ना हो, लिमिटेड एयर हो या ना हो, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे रोस्टिंग करते हैं सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए, वैसे कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं दोस्त? कार्बोनेट्स, या अगर कोई हाइड्रेटेड ओर मतलब उसमें वाटर अटैच्ड हो, उन ओर्स के लिए हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। ओर्स को हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। ध्यान से देखिए, हमें फिर से मिलता है उनका ऑक्साइड, और कल्टी मारता है क्या? अगर कार्बोनेट ओर है तो CO2 और हाइड्रेटेड ओर है तो ऑब्वियसली उसका H2O। कितना सिंपल सा फंडा है। चाहे मैं रोस्टिंग करूं, चाहे मैं कैल्सिनेशन करूं, मिलना तो दोस्त मेरे को मेटल ऑक्साइड ही है। हाँ, रोस्टिंग में SO2 गैस निकलेगी, कैल्सिनेशन में क्या निकलेगा? CO2 गैस, अगर कार्बोनेट हुआ तो, और अगर हाइड्रेटेड और हुआ तो वाटर के वेपर निकल जाएंगे। ठीक ठीक, सारे टर्म हो गए। अब हम सीखेंगे प्रोसेस क्या कहता है, कैसे मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्निक करेंगे। एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से, एक ही बार में सब समझ जाओगे। सबसे पहले लेंगे ओर्स। ओर्स को क्या करेंगे? साफ सफाई। साफ सफाई को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कौन से तरीके मैं बोल रहा हूं प्लीज, मैं लिखूंगा नहीं, रिवीजन वीडियोस है, ज्यादा समय ना लगे, सच में आपको लगे कि 30 मिनट में रिवाइज हो गया। कहता है पहला मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। कमान बोलते रहना, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब आपने ओर्स को साफ कर दिया पानी से, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। और जो पानी में डिजोल्व नहीं हुआ तो उसको ऑयल में करो। दूसरा मेथड का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के 4 मेथड हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज हुई तो मैग्नेटिक सेपरेशन, और इन सबसे नहीं हुआ तो फिर वही इसको लगा डाला, लाइव झिग्गा लाला वाला
केमिकल मेथड, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से ट्रीट कर देना। फिर से चारों मेथड के नाम सुनो, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल मेथड। एक बार और, कम ऑन। पहला क्या? हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड को लीचिंग भी बोलते हैं, फेंक के मारते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक, अब आपको दिखा कि सर अब साफ हो गया, गैंग हट गया, तो अब आपको उसमें दिखेगा कि जो प्रेजेंट है मेटल या तो वो हाईली रिएक्टिव टाइप के होंगे, या तो मॉडरेट होंगे, या तो लीस्ट होंगे। अगर वो हाईली रिएक्टिव हैं इसका मतलब वो ऑक्साइड और हैलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, ध्यान रखना। अगर वो मॉडरेट हैं तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या तो सल्फाइड, और अगर वो लीस्ट भी हैं तब भी वो किस फॉर्म में होंगे? सल्फाइड। अब जो हाईली रिएक्टिव है वो ऑक्साइड और हैलाइड्स के फॉर्म में है, मतलब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, तगड़ा बॉन्ड बना के बैठा है, तो भाई साहब वो ऐसे नहीं हटेगा, उसको देना पड़ेगा झटका बिजली का भाई। तो सिंपल, हमें करना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस, तब हमें मेटल मिलेगा कहां पे? एट कैथोड। लेकिन अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव हूं, मतलब अगर मैं कार्बोनेट या सल्फाइड हूं, तो सिंपल है ना, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करो, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करो, दोनों से क्या मिलेगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, ऑक्सीजन हटाना है, मेटल ही रखना है, तो हमें करना पड़ेगा रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हमें क्या मिल जाएगा? अगर मेटल प्योर स्टेट में नहीं मिला तो हम उसकी करनी पड़ेगी रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग। आपको सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के बहुत सारे तरीकों में से आपको पढ़ना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और फिर से आसान है, जो लीस्ट वाले हैं वो भी सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। किसमें? सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, तो उनका भी वही प्रोसेस करो, रोस्टिंग करो, फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा, कैल्सिनेट वो कर दो, रिडक्शन कर दो, मेटल बनेगा, अगर प्योर नहीं हो रिफाइनिंग कर दो। या कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में है, हम उनकी सिंपली क्या कर देते हैं? उनकी भी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। सिंपल है ना? हीट कर देते हैं तब भी वो मेटल अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ठीक, अब आपको जानना है किसके बारे में, कि कौन से हाईली रिएक्टिव है। जैसे हायर रिएक्टिविटी वाले के मतलब मैं NaKMgAl की बात कर रहा हूं, मॉडरेट रिएक्टिव मतलब FeZn Pb और Sn की बात कर रहा हूं, और लीस्ट रिएक्टिव मतलब मैं Cu Ag और Hg की बात कर रहा हूं। उनके ओर्स से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से प्रोसेस की तरफ जाना है, इलेक्ट्रोलिसिस या नॉर्मल रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, या सिंपली हीट, फिर से वही रिफाइनिंग या उसकी तरफ, रोस्टिंग की तरफ। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद आपने कहा कि तो बड़ा सीख गए सर। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर्स। कौन से मेथड थे? अभी मैंने आपको बता दिया चारों, ग्रेविटी, फ्रॉथ, मैग्नेटिक और केमिकल मेथड। अगला देखिए, कह रहा है कि अगर कोई लेस रिएक्टिव वाला है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो कह रहा है सेल्फ रिडक्शन होता है वहां पे। देखो, मेटल ऑक्साइड से मेटल तक तो जाना पड़ेगा ना हमें, तो कह रहा है जो लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? सेल्फ रिडक्शन की तरफ। सेल्फ रिडक्शन की 3 एग्जांपल दे रहा हूं और तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। एक है HGS का, कि HGS सल्फाइड ओर है, सबसे पहले हमने किया रोस्टिंग, हमें क्या मिला? HGO, और फिर हमने HGO को हीट कर दिया। देखो ना, लीस्ट रिएक्टिव, Hg अलग, O अलग, अभी तो मैंने बोला था, है ना। दूसरा कह रहा है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड वाली रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां रिडक्शन विद द हीट हुआ था और यहां ऑटो रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि अभी सल्फाइड था तो पहला प्रोसेस तो रोस्टिंग हुआ दोस्त, रोस्टिंग में क्या बना? Cu2O। तो अब कुछ Cu2O बन गया है और कुछ Cu2S अभी भी सोल्यूशन में है। ये आपस में एक दूसरे को क्या करने लगे? रिड्यूस। इसी को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। कॉपर मिल गया और SO2 गले मिल लिए, मतलब SO2 रिलीज हो गया। और तीसरा किसके साथ है? लेड सल्फाइड के साथ, है ना। नाम आप प्लीज ध्यान रखिएगा। HGS का नाम है सिनेबार, Cu2S को बोलते हैं कॉपर पायराइट, और PbS को बोलते हैं गैलेना। ये उनके ओर्स के टर्म में नाम है। प्लीज मेक श्योर रखिएगा कि ये नाम अभी सर ने बताया दोबारा आपके जीवन में रहे, भूले ना। तो प्लीज ये सिंपली जो लीस्ट रिएक्टिव सीरीज वाले एलिमेंट्स है, लीस्ट लो रिएक्टिव वाले हैं, उनको हम कैसे मेटल ऑक्साइड से मेटल तक पहुंचते हैं, या उनके सल्फाइड से इनरिचमेंट के बाद की प्रोसेस कह रहा है कैसे होगा, तो वो आपके सामने है। कह रहा है जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में उनका क्या करना है, तो उनका तो मैंने बताया ही आपको कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड, और हमें क्या करना पड़ता है? उनका रिडक्शन। रिडक्शन के मेथड क्या है? या तो C से करो, या तो CO से करो, या तो H2 से करो, या तो Fe से करो, या तो Al से करो। ठीक, ध्यान से प्लीज नोट कर लीजिए। कहता है कि अगर मान लीजिए ये मेटल का ऑक्साइड मिला Fe2O3, तो C फेंक के मार दो, C इस O को पकड़ लेगा, Fe अलग कर देगा, है ना। या एल्यूमिनियम के साथ फेंक के मारो, एल्यूमिनोथर्माइट रिएक्शन बोल रहे हैं, या इसी को बोलते हैं गोल्डस्मिथ रिएक्शन। कह रहा है Fe2O3 था, Al फेंक के मारा, Al ने इस O को पकड़ लिया, बना लिया Al2O3 और Fe अलग हो गया। यही आप क्रोमियम के केस में भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। इनका यूज होता है टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, है ना। रेलवे ट्रैक अगर टूट जाए, कट जाए, तो उसको ज्वाइन करने में इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोबारा बता रहा हूं, वरना रिडक्शन तो मैं यहीं से बोल के हट सकता था
क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए अपडेट कर रहा हूं। और कहता है जो हाईली रिएक्टिव है उनके पास एक ही ऑप्शन ही है, हमें उनकी क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा वाले, Na, K, Al, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें से दो लोगों को मैं अपडेट करता हूं। एक है NaCl से अगर मुझे Na चाहिए तो उस प्रोसेस का नाम ध्यान रखिए, आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यूज के लिए। उस प्रोसेस का नाम है डॉन प्रोसेस, है ना, सिंपल है, डॉन साइंटिस्ट का नाम है ना, ये शाहरुख खान वाला डॉन नहीं है, डॉन DAWN वाला है ना, डॉन्स प्रोसेस। फिर मेरी बात सुनो, जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैटायन कहां जाता है, कैथोड पे, तो Na कहां चला जाएगा, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी एनोड पे। कैसे होगी रिएक्शन आपके सामने है, कैसे रिएक्शन लिखते हैं आप। ऑब्वियसली अगर रिवीजन में हो तो आप सिर्फ रिवाइज करने आए हो, सीखने तो नहीं आए हो, कंफर्म है। सीखना है वन शॉट में जाइए और डिटेल में जाइए, सारे अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन, ठीक। तो ये कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन है। वैसे ही एक लोग और हैं जिनका जानना आपको जरूरी है, वो है हॉल्स प्रोसेस। किसके लिए यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, कह रहे हैं Al2O3 से Al के केस में हम इसका मेथड यूज करेंगे, हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस। चूंकि Al2O3 का वो जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है, मोल्टन करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, Na3AlF6, और भी मिला देते हैं क्या, CaF2। ये दोनों मिलके उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं और मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी Al कहां जाता है, एट द कैथोड। ऑब्वियसली मेरे लाल Al2O3 में Al कैथोड पे जाएगा और ऑब्वियसली ऑक्सीजन कहां जाएगी, एनोड पे। या प्लीज मेक श्योर एक बार रिएक्शन क्रॉस चेक कर लेंगे। रैपिड रिवीजन था, दैट्स वाई इतनी स्पीड जरूरी थी कि आपको सच में लगे कि रिवीजन वीडियो देख रहे हैं आप, इसके बाद कोई मेरे लाल लोचा हो, प्लीज रिफर टू वन शॉट। और प्रॉब्लम है तो डिटेल वीडियो तक अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, नहीं तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आइए, मैं सारी समस्याएं दूर करता हूं। केमिस्ट्री की समस्या मतलब आपके सर की समस्या, सारी समस्याएं दूर होंगी दोस्त। तो उम्मीद करता हूं ये रिवीजन वीडियो में आपको ठीक ठाक रिवीजन मटेरियल मिला होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपडेट की होंगी। तो दोस्त फिर अब लास्ट हिस्से पे आते हैं, कह रहा रिफाइनिंग कैसे करते हैं। मैंने बोला ना आपके सिलेबस में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, तो बस कंडीशन याद रख लीजिए, हमेशा याद रखिए, एनोड किसका बना होगा, इम्प्योर मेटल रख देंगे एनोड पे, कैथोड पे क्या रख देंगे, छोटा सा टुकड़ा प्योर मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट मेटल, जो भी मेटल को आप प्योर इंप्योर कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हमने ये उठा लिया किसका, इम्प्योर, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इम्प्योर कॉपर उठा लिया, यहां पे प्योर छोटा सा टुकड़ा ले लिया कॉपर का, और इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा लिया कि कॉपर आए, देखो CuSO4 उठाया मैंने। तीनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जैसे ये हो जाएगी फिर वही सेम रिएक्शन है कैथोड एनोड वाली, आप ध्यान दे देंगे, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड, चूंकि यहां पे एक्टिव इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट है तो एनोड खुद टूट के सोल्यूशन में आएगा, मतलब कॉपर खुद टूट के सोल्यूशन में आएगा और यहां से प्योर होके कैथोड पे जाएगा, कॉपर खुद टूट के सोल्यूशन में आएगा, यहां से प्योर होके कैथोड पे जाएगा, है ना। ये आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, आप एक बार देख लेंगे, ठीक। मेरे लाल कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे भाई, प्लीज कमेंट में आप आके बस बता देना मेरे को, है ना, मैं पक्का आपके लिए वो जरूर काम कर दूंगा कि आपको मजा ही आ जाए, ठीक है दोस्त। तो फिर आज की कहानी यहीं पे, ये था आपका मेटल एंड नॉन मेटल का क्या रिवीजन वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की जल्दी रखूं, सारे इंपॉर्टेंट टर्म एक साथ रखूं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ रखूं। तो दोस्त आज के लिए जय श्री राधे, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए और नाम रोशन करिए फिर, और क्या। टेक केयर बच्चों, बाय।